हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है वैक्सीन। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स, हाउ वी प्रोड्यूस वैक्सीन्स इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, व्हाट आर द वेरियस implications faced by the pharmaceutical industries in the production of the vaccines। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ को वैक्सीन्स बनाने में कहाँ कहाँ पे दिक्कतें आती हैं। प्लस में हम ये भी देखेंगे कि वैक्सीन से रिलेटेड कुछ टर्म्स जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं और जो हमें समझ में नहीं आते हैं, वो आज इस वीडियो लेक्चर के बाद आपको समझ में आने लग जाएंगे। इसके अलावा हम एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे कि हम आजकल वैक्सीन्स को कहाँ कहाँ हम यूज़ कर रहे हैं, प्लस में इसका फ्यूचर स्कोप क्या है। लास्ट में हम इसको कोरोना वायरस से रिलेट करेंगे। जो कोरोना वायरस से रिलेटेड आजकल जो टर्म्स आजकल न्यूज़ में चल रही हैं, उसको भी हम देखेंगे। ये जो टॉपिक है ओवरऑल आपके लिए इस साल के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट हो ही जाएगा कोरोना वायरस की वजह से, एज़ यू ऑल नो। तो कोरोना वायरस की वजह से जो हमारा ये टॉपिक अब इम्पोर्टेंट हो चुका है, तो वैक्सीन को थोड़ा सा डेप्थ में और एक दूसरे अलग एंगल से हम देखेंगे, जो कि दूसरे कहीं पे आपको अवेलेबल नहीं है। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे, इवन यूट्यूब पे और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे इसकी वीडियोस अवेलेबल हैं, बट कोई भी वीडियो आपको बिल्कुल बेसिक से वैक्सीन्स नहीं बताएगा क्या होती है, और बहुत ही लेमन लैंग्वेज में आपको नहीं समझाएगा कि वैक्सीन्स होती क्या है, हमें वैक्सीन्स बनाने में क्यों प्रॉब्लम हो रही है। इतने सारे कैंडिडेट्स हैं, मोर देन 150 कैंडिडेट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट कोरोना वायरस की वैक्सीन अभी तक भी मार्केट में ठीक से नहीं आई है। रशिया और कुछ कंट्रीज़ क्लेम करती हैं कि उन्होंने थर्ड ट्रायल को भी क्लियर करके अभी उस फाइनली वैक्सीन को रिलीज़ भी कर दिया है, प्लस में उन्होंने वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी स्टार्ट कर दिया है, बट उसकी कितनी एफिकेसी है उसके बारे में अभी तक उनको भी ठीक से नहीं पता है। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ भी चीज़ हम डेवलप कर रहे हैं, वैक्सीन हम डेवलप कर रहे हैं, और हमें उसके बारे में इतना नहीं पता चल पा रहा है इतने सालों बाद भी। तो चलिए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एंड दिस टॉपिक डेफिनेटली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्री 2020 एग्जामिनेशन एंड इवन नेक्स्ट एग्जामिनेशन 2021। एंड दिस इज़ द वेरी बेसिक साइंस रिलेटेड टू द बायोटेक्नोलॉजी। अदरवाइज़ बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा डेप्थ नॉलेज भी है और इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन हमारे जो यूपीएससी का जो लेवल है उस लेवल से +1 लेके मैं चलूँगा। प्लस जो मेन चीज़ है, मैं ग्राउंड लेवल से या फिर ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करूँगा, और जिस लेवल तक आपको चाहिए उस लेवल तक इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वैक्सीन की डेफिनेशन क्या है। Vaccine is a biological preparation that provides active acquired immunity to a particular infectious disease। कहने का क्या मतलब है कि वैक्सीन क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है। बायोलॉजिकल प्रिपरेशन अभी फ़िलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि वैक्सीन के अंदर हम कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं, उस एजेंट को हम यूज़ करते हैं जो खुद डिज़ीज़ करता है, यानी जो डिज़ीज़ कोजिंग एजेंट है उसी को म्यूटेटेड फॉर्म यानी चेंज्ड फॉर्म में एज ए हम वैक्सीन यूज़ कर लेते हैं। वो कैसे करते हैं थोड़ी देर में देखते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट इज़ अ वैक्सीन टिपिकली कंटेन एन एजेंट दैट रिजेंबल अ डिजीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसा भी मैंने आपको बताया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिज़ीज़ कर रहा है, या तो बिल्कुल वही या फिर उसके जैसा बिल्कुल वायरस या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिया जाता है, बट वीक फॉर्म में एज अ वैक्सीन। मीन्स अ वैक्सीन टिपिकली कंटेन एन एजेंट, और ये एजेंट क्या होगा, खुद वैक्सीन जो वायरस जो डिजीज़ कॉज करता है उसी की एक म्यूटेटेड फॉर्म। तो दोस्तों ये कुछ नई टेक्नोलॉजी नहीं है। नई टेक्नोलॉजी से आजकल हम वैक्सीन ज़रूर बना रहे हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है। ये कॉन्सेप्ट कुछ लॉन्ग टाइम बैक है, यानी कुछ 100 साल पुरानी ये चीज़ें हैं।
ये कॉन्सेप्ट तब से आया जब ये पहले कुछ मॉन्क्स, बुद्धिस्ट मॉन्क्स, ये स्नेक वेनम को बाइट यानी स्नेक बाइट करवाते थे या स्नेक वेनम को पी जाते थे और उसके अगेंस्ट उन्होंने इम्यूनिटी डेवलप कर ली धीरे धीरे। तो हमारी बॉडी, सबसे पहले हम ये जानना चाहिए कि हमारी जो बॉडी है वो हमारी खुद ही डॉक्टर है। यानी जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली हमारी बॉडी में एंटर करता है, देन आवर बॉडी इमीडिएटली स्टार्ट रेस्पॉन्स सिस्टम against that antigen, foreign particle. So whenever any foreign particle enter into our body immediately responds it and produce antibodies against that particular antigen. तो उस एंटीजन के बारे में हमें थोड़ा पता होना चाहिए। तो उस एंटीजन के बारे में हमें हमारी बॉडी को पता चल जाता है और फिर हमारी बॉडी कुछ उसके अगेंस्ट प्रोड्यूस कर रही है। उसके अगेंस्ट क्या प्रोड्यूस करती है? डेफिनेटली उनको हम बोलते हैं एंटीबॉडीज़, और कुछ केसेस में उनको बोलते हैं प्रोटीन्स, और कुछ केसेस में उनको बोलते हैं हम इंटरफेरॉन्स। तो अलग अलग एंटीजन्स के लिए अलग अलग टाइप के एंटीबॉडीज़ या फिर प्रोटीन्स हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। एंटीबॉडीज़ भी क्या है? काइंड ऑफ प्रोटीन। सेकेंड थिंग हम देखनी है कि ये बुद्धिस्ट और मॉन्क्स ये इम्यूनिटी कैसे डेवलप कर लेते हैं। क्या होता है कि जो हम स्टार्टिंग में बहुत कम क्वांटिटी में स्नेक वेनम लेते हैं तो हमारी बॉडी को लगता है कि हमारी बॉडी में वेनम आ चुका है। इतना कम क्वांटिटी लिया है कि हमारी बॉडी उससे अफेक्ट नहीं होगी, बट हमारी बॉडी को इतना साइन जरूर चला जाता है कि कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर कर चुका है। तो इमीडिएटली आवर बॉडी स्टार्ट इम्यूनाइजेशन। सो इतनी ज़्यादा इम्यूनिटी डेवलप करना स्टार्ट कर देती है हमारी बॉडी। फिर नेक्स्ट टाइम हम स्नेक की वेनम की क्वांटिटी में बढ़ा देंगे तो हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ होंगे टू फाइट अगेंस्ट दैट वेनम। Then धीरे धीरे slowly we can increase the quantity of the snake venom, and then there will be no effect of that snake venom onto our body because we have already so much or enough amount of the antibodies to fight against that venom. तो इतनी ज़्यादा धीरे धीरे इतनी सारा एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में आ चुकी हैं कि अब स्नेक वेनम को ज़्यादा क्वांटिटी में भी ले लेंगे तो ज़्यादा कुछ असर नहीं होने वाला है। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो पुराना एक चंद्रकांता एक सीरियल आता था जिसमें एक कैरेक्टर था, वो स्नेक वेनम लेता था और धीरे धीरे उसको स्नेक के वेनम से कुछ असर नहीं होने लगा, यानी उसके स्नेक वेनम का कोई असर नहीं होता था फिर बाद में। ऐसे ही एक गुरु भी आप जानते होंगे, सदगुरु जग्गी वासुदेव। उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स में लाइव टेलीकास्ट करके दिखाया कि उन्होंने स्नेक वेनम को पी गए। इसके पीछे एक स्टोरी है। जिस विलेज में वो रहते थे उस विलेज में स्नेक्स बहुत ज़्यादा थे, तो धीरे धीरे उनके साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होने लगा और उसके बाद जब वो उन स्नेक्स से उन्होंने फ्रेंडशिप कर ली और स्नेक्स से फ्रेंडशिप कर ली एक तरीके से, और उनका स्नेक कभी बार काट भी जाते थे तो धीरे धीरे जब वो काटते थे प्लस में, और उनको बचपन से ही आदत थी स्नेक के साथ खेलने की, तो स्नेक को पकड़ के वो ले जाते थे विलेजेस में, तो स्नेक आराम से मिल जाते हैं। तो उसके वेनम को धीरे धीरे उनकी बॉडी में वो या तो वेनम डायरेक्टली ले लेते या सांप डायरेक्टली कुछ बाइट कर जाता था। तो धीरे धीरे उनकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो गया और आज वो सामने लाइव टेलीकास्ट करके दिखाते हैं कि मैं वेनम पी सकता हूँ। तो ये इमीडिएट प्रोसेस नहीं है कि आज आपने स्टार्ट किया कल आपको इम्यूनिटी हो जाएगी, लेकिन इसके लिए एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। आपको बचपन से ये चीज़ स्टार्ट करनी पड़ती है और ज़रूरी नहीं है हर चीज़ के अगेंस्ट प्रोड्यूस हो जाए। अगर ऐसा होता तो कोरोना वायरस के अगेंस्ट भी प्रोड्यूस होता, बट यस ज़्यादातर केसेस में इस तरह से इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। सो इसी तरह का एक फर्स्ट जो वैक्सीन डेवलप किया स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट, वो किया डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने 1978 में। 1976 में उन्होंने उसका कॉन्सेप्ट ले आए थे, यानी ये कॉन्सेप्ट पहले से ही आ चुका था कि जैसे स्नेक वेनम कुछ लोग ले लेते हैं उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी हमारी बॉडी बना लेती है, ऐसे ही क्यों ना हम एक ऐसा एजेंट हमारी बॉडी में डाल दें जिसके अगेंस्ट हमारी बॉडी इम्यूनिटी डेवलप कर ले। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट उन्होंने देखा कि एक काउ पॉक्स है। काउ पॉक्स इज़ वेरी सिमिलर टू दी स्मॉल पॉक्स,
बट स्मॉल पॉक्स इज़ अ ह्यूमन डिजीज एंड काउ पॉक्स इज़ अ एनिमल डिजीज। तो उन्होंने बोला देर इज सम मीन्स सिमिलैरिटी बिटवीन द काउ पॉक्स एंड द स्मॉल पॉक्स। तो काउ पॉक्स के वायरस को क्यों ना हम यूज़ कर लें स्मॉल पॉक्स को क्योर करने के लिए। अब ये थोड़ा जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो थोड़े आगे वाले जो मैं स्लाइड्स दिखाऊंगा उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये सिर्फ अभी मैं ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ कि जिससे आपको ये पता चल जाए कि वैक्सीन्स होती क्या हैं। यानी इन अ नटशेल मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जो वैक्सीन्स हैं वो डिजीज़ कोजिंग एजेंट का ही म्यूटेटेड फॉर्म होती हैं जो हम बॉडी में इंजेक्ट कर लेते हैं और उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी इम्यूनिटी डेवलप करना स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैक्सीन्स एंड ड्रग्स। तो वैक्सीन और ड्रग्स में क्या डिफरेंस है। तो वैक्सीन सबसे पहले इज़ अ म्यूटेटेड फॉर्म ऑफ डिजीज़ कोजिंग एजेंट, यानी जो डिजीज़ करता है उसी का म्यूटेटेड यानी चेंज्ड फॉर्म। ये एक बायोलॉजिकल फॉर्म है, म्यूटेटेड का मतलब चेंज्ड। तो जो डिजीज़ करता है डिजीज़ कोजिंग एजेंट का ही चेंज्ड फॉर्म हम एज अ वैक्सीन हम यूज़ कर लेते हैं। वेयर एज ड्रग्स में क्या होता है हम केमिकल्स यूज़ करते हैं या किसी हम प्लांट से बना लेते हैं। तो जो टैबलेट्स कैप्सूल्स वट एवर यू आर टेकिंग इन द फॉर्म ऑफ ड्रग्स दैट इज़ एक्चुअली ड्राइव्ड फ्रॉम द केमिकल्स और प्लांट फॉर्म। या तो प्लांट से बनाई जाती है डायरेक्टली नेचुरली अकरिंग केमिकल्स के थ्रू भी हम कुछ ड्रग्स बना लेते हैं। या अदरवाइज़ ज़्यादातर हम आजकल रिसेंटली अगर तो हम देखें तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ कुछ प्रोसेस करके केमिकल रिएक्शंस करके न्यू ड्रग्स डेवलप कर रही हैं, न्यू केमिकल्स डेवलप कर रही हैं। नेक्स्ट इज़ अंडर वैक्सीन, दिस वैक्सीन इज़ अ प्रिवेंटिव मेजर। प्रिवेंटिव मेजर मीन्स हमें डिजीज़ होने से पहले ये लेना पड़ता है ताकि हमें वो डिजीज़ ही ना हो। सो इट इज़ अ प्रिवेंटिव मेजर दैट वी टेक बिफोर डिजीज़। यानी अगर कोरोना वायरस का अगर कोई वैक्सीन आता है तो आपको वो कोरोना होने से पहले वो ले लेनी पड़ेगी ताकि जब एक्चुअली में कोरोना वायरस अटैक करे तो उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी पहले से ही हो। इसीलिए बच्चों का जो इम्यूनाइजेशन है वो 5 साल की एज तक कर दिया जाता है। यानी 5 ईयर एज तक उनको इतने इंजेक्शन्स और इतने वैक्सीनेशंस दे दी जाती हैं कि उसके बाद 5 साल के बाद अगर कोई भी उन पे अटैक करेगा एजेंट फॉरेन एजेंट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेनली वायरस हो बैक्टीरिया हो फंगल हो तो उसके अगेंस्ट वो इम्यूनिटी पहले से ही हमारी बॉडी के अंदर है। तो दोस्तों सबसे पहले बात जो मैं आपको बताऊं कि हमारी बॉडी ज़्यादातर डिसीज़ के लिए अपनी खुद की इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है, तो इसलिए वैक्सीन बनाना हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। सेकेंड, ड्रग इज़ अ क्योर, यानी हम डिजीज़ होने के बाद लेते हैं। फीवर हो गया, डिसीज़ हो गया, तो उसके बाद हमने कुछ ड्रग ले लिया। कुछ और हो गया, आपके एक है कोई दर्द है या फिर किसी तरह का कोई कट लग गया, कुछ और प्रॉब्लम हो गया, तो उसके बाद हम ड्रग ले लेते हैं। यानी वो क्योर है, यानी डिजीज़ होने के या फिर कुछ प्रॉब्लम होने के बाद लिया जाता है। थर्ड पॉइंट अंडर वैक्सीन इज़ इट इज़ कंसिडर्ड एज अ परमानेंट सॉल्यूशन, परमानेंट क्योर, but it is not 100% true because in most of the cases it is permanent, but in a few cases we saw that means we can say that near about 0.01% ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं, यानी बट 99.99% ये परमानेंट क्योर कर सकता है किसी डिजीज़ को, लेकिन 0.01 फिर भी चांस है कि वो डिजीज़ दोबारा से रीअकर हो जाए, लेकिन ये इतना परसेंटेज इतना कम है कि हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। वेयर एज ड्रग्स इज़ कंसिडर्ड एज अ टेम्परेरी क्योर सॉरी, यानी कुछ डिजीज़ हुआ आपको, आपने मेडिसिन लिया, आप ठीक हो गए, दैट्स इट, वो डिसीज़ आपको दोबारा से भी हो सकती है। नेक्स्ट इज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स। कितने तरह की वैक्सीन्स होती हैं? एक्चुअली देर आर मैनी टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स, बट ब्रॉडली वी डिवाइड इनटू द कन्वेंशनल वैक्सीन एंड रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। कन्वेंशनल एंड रिकॉम्बिनेंट, तो कन्वेंशनल वैक्सीन का यहाँ पे क्या मतलब है? कन्वेंशनल वैक्सीन एज इट इज़ नेम सो,
कन्वेंशनल यानी जो हम पहले से टेक्निक जो प्रोसेस हम यूज़ करते आ रहे हैं वही है हमारा कन्वेंशनल वैक्सीन. दिस कन्वेंशनल वैक्सीन इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. फर्स्ट इज़ लाइव एटीन्यूएटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. लाइव एटीन्यूएटेड और एक्चुएटेड पैथोजेंस यूज्ड एज वैक्सीन. यानी यहाँ पे हम यूज़ करते हैं जो वायरस जो डिज़ीज़ करेगा उसी का वीक फॉर्म. यानी आप ऐसा मान लीजिए कि जो वायरस हमने देखा कि कौन सा वायरस हमें वो डिज़ीज़ कर रहा है, फिर हमने उस वायरस को लिया, उस वायरस को लेने के बाद उसको बहुत ज़्यादा वीक कर दिया, बहुत ज़्यादा वीक कर दिया. इतना ज़्यादा वीक किया है कि बट वो अभी भी स्टिल अलाइव है, यानी वो अभी भी ज़िंदा है, अभी पूरा मरा नहीं है. इतना ज़्यादा वीक किया है लेकिन अभी भी वो ज़िंदा है. सेकेंड टाइप इज़ किल्ड, यानी हमने इतना ज़्यादा वीक किया है लेकिन वो ऑलमोस्ट किल्ड है, यानी ऑलमोस्ट उसकी डेथ हो चुकी है, इतना ज़्यादा वीक है. यानी वैक्सीन्स, कन्वेंशनल वैक्सीन में लाइव और किल्ड दोनों ही केस में हम वीक करते हैं वायरस को या फिर डिजीज़ कोजिंग एजेंट को. जो डिसीज़ करता है उस एजेंट को हम बहुत ज़्यादा वीक कर देते हैं दोनों ही केस में, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा वीक कर देते हैं कि इसकी ऑलमोस्ट डेथ ही हो जाती है. ऑलमोस्ट की हम बात कर रहे हैं, 100% नहीं, ऑलमोस्ट इसकी डेथ हो जाती है. और यहाँ पे इतना वीक करते हैं कि अभी भी ये एक्टिव तो है, एक्टिव थोड़ा ज़्यादा रहेगा ये लाइव एटीन्यूएटेड में एज़ कम्पेयर टू द किल्ड. अब ये वर्क कैसे करता है वो हम आगे की स्लाइड्स पे देखेंगे. इसके कुछ एग्जांपल्स है: ओपीवी, बीसीजी, विकीनिया, मम्प्स, मीजल्स, रोटावायरस, रुबेला, येलो फीवर. सो मेनली जो यूपीएससी ने अभी तक वैक्सीन से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे हैं वो पूछे हैं ओपीवी से, तो हम आगे ओपीवी के बारे में देखेंगे. ओपीवी क्या होता है? इट्स फुल फॉर्म इज़ ओरल पोलियो वैक्सीन. जो जनरली 2 बूंद ज़िंदगी की प्रोग्राम जो चलता है इंडियन गवर्नमेंट का, वही उसी वैक्सीन को हम बोलते हैं, जो ड्रॉप्स के थ्रू दिया जाता है बच्चों को 5 साल तक, उसी को हम बोलते हैं ओपीवी वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन. दूसरा वैक्सीन है बीसीजी, बैक्यूलस कैलमेटे ग्वेरेन. ये जो बीसीजी वैक्सीन है ये टीबी के लिए दिया जाता है. ऐसे मीज़ल्स का वैक्सीन, रोटा वायरस का वैक्सीन, रूबेला, येलो फीवर, इसको आपको थोड़ा क्रैप करना पड़ेगा, इसको थोड़ा आपको रटना पड़ेगा. जितने भी एग्जांपल्स हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट है. मैच दी फॉलोइंग में करके आपको यूपीएससी 2020, 2021 में या फिर उससे आगे कभी आपसे पूछ सकता है. नेक्स्ट इज़ किल्ड एटीन्यूएटेड. सेम वही जो डिजीज़ कोजिंग एजेंट है उसी को बहुत ज़्यादा वेरी 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 वीक फॉर्म में उसको बॉडी में डाल लेते हैं. और जब हमारी बॉडी को वो पता चलता है कि हमारी बॉडी में कुछ एजेंट एंटर कर चुका है बट बहुत वीक है, तो हमारी बॉडी इम्यून भी बहुत वीक डेवलप करेगी. यानी कहने का मतलब है हम लाइव एटीन्यूएटेड और अगर किल्ड एटीन्यूएटेड में देखें, किल्ड में और अगर हम लाइव एटीन्यूएटेड में देखें तो लाइव एटीन्यूएटेड इज़ मोर पावरफुल, मोर इफ़ेक्टिव एज़ कम्पेयर टू किल्ड. क्योंकि किल्ड के अंदर हमने वीक वायरस लिया है बहुत ज़्यादा और लाइव के अंदर हमने इतना ज़्यादा वीक वायरस नहीं लिया है. तो नाम से आपको पता चल जाएगा, अगर लाइव है, एक्टिव फॉर्म में, तो जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा हमारी बॉडी को इमीडिएटली पता चल जाएगा कि कोई हमारी बॉडी के अंदर एजेंट एंटर किया है, तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगी. बट किल्ड फॉर्म में है तो वो जैसी बॉडी में हमारी जाएगा बहुत टाइम लगेगा हमारी बॉडी को उसको रिकग्नाइज़ करने में और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने में. बट येस डेफिनेटली कहीं हम हर जगह लाइव को यूज़ नहीं कर सकते और हर जगह हम किल्ड को भी यूज़ नहीं कर सकते. इट डिपेंड्स ऑन दी डिजीज़. अदरवाइज़ हो सकता है वैक्सीन ही उस पर्टिकुलर पर्सन को या फिर पेशेंट को प्रॉब्लम क्रिएट कर दे. इसलिए अकॉर्डिंग टू पेशेंट डॉक्टर सजेस्ट करता है कि आपको किल्ड वाली वैक्सीन देनी है या फिर आपको लाइव वाली वैक्सीन देनी है. और कुछ डिजीज़ में दोनों वैक्सीन्स अवेलेबल है, लाइक पोलियो वायरस. पोलियो वायरस डिसीज़ के अंदर दोनों वैक्सीन अवेलेबल है, डेट इज़ ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन, एंड सेकेंड इज़ आईपीवी. ओपीवी एंड सेकेंड इज़ आईपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन, एंड आईपीवी मीन्स इनएक्टिवेटेड पोलियो
वैक्सीन, ज़्यादातर लोगों को लगता है इसकी फुल फॉर्म है इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन, क्योंकि ये ओरल है तो ये इंजेक्टेड है, ऐसा नहीं है। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, आईपीवी। इंडिया में हम कौन सा फॉलो करते हैं, WHO क्या बोलता है कि हमें कौन सा फॉलो करना चाहिए, इसको हम आगे वाली स्लाइड्स में देखने वाले हैं। सेकेंड टाइप इज़ रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन ये सेकेंड टाइप है, और ये आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसी वही है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन टाइप। इसमें जो वैक्सीन जो है वो है DNA वैक्सीन। इसको हम जो टेक्नोलॉजी जो यूज़ करते हैं इस वैक्सीन को डेवलप करने के लिए, उसका नाम है rDNA टेक्नोलॉजी, दैट इज़ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, नाम से पता चल रहा है रिकॉम्बिनेंट मीन्स समथिंग वी आर ज्वाइनिंग, मीन्स ज्वाइनिंग मोर देन 2 DNAs, 2 DNA से ज़्यादा को, यानी 2, 3, 4, 5 डिपेंड करता है कि आप किस तरह से वो आपके रिसर्चर वो आपको डेवलप कर रहे हैं कोई भी क्योर, उसके बेसिस पे आपका रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स बनाई जाती हैं। और आजकल ये बहुत ज़्यादा कारगर है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और हमारे जो राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे APJ अब्दुल कलाम जी, उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स के ऊपर। उनको ऐसा लगता था कि नैनो टेक्नोलॉजी और रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स को अगर हम मिला दें तो हम बहुत ज़्यादा डिजीज़ जो अभी अनक्योर्ड हैं, जिनका कोई क्योर अवेलेबल नहीं है, अनक्योरेबल डिजीज़ का भी क्योर हम डेवलप कर सकते हैं थ्रू rDNA टेक्नोलॉजी मिक्सिंग विद द नैनो टेक्नोलॉजी। ओके, चलिए हम आगे चलते हैं। Yes. So the main question that arises in our mind is why viral diseases are more dangerous as compared to the bacterial or fungal diseases. वायरल डिसीज़ एक बार हो जाए तो जल्दी से ठीक नहीं होती है, लेकिन अगर फंगल और बैक्टीरियल डिजीज़ हो जाए तो उसके कंपैरेटिवली थोड़ा जल्दी ठीक हो जाती है। रियलिटी में वायरल डिज़ीज़ का जो सिम्टम है वो ठीक हो जाता है, लेकिन वायरस हमारी बॉडी से कभी नहीं जाता है। उसके अगेंस्ट जो हमारी बॉडी इम्यूनिटी डेवलप करती है वो हमारी थ्रू आउट लाइफ रहती है। धीरे धीरे उसका इफ़ेक्ट बस कम हो जाता है, अदरवाइज़ हमारी बॉडी जो वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है वो थ्रू आउट लाइफ रहती है। अब प्रॉब्लम अराइज होती है कि वायरस के अगेंस्ट हमारी बॉडी इतना ज़्यादा एक्टिव क्यों नहीं है, इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव क्यों नहीं है एज़ कम्पेयर टू द बैक्टीरिया, प्रोटोजोअल और फंगल। सो द मेन means the reason behind this is genetic material. Means our genetic material is DNA. So our body recognize only those organisms, microorganisms whose genetic material is also DNA. यानी जिसका genetic material DNA होगा उसी को हमारी बॉडी पहचान सकती है, क्योंकि हमारा खुद का जेनेटिक मटेरियल भी DNA है, ऐसा रिसर्च बताती है। इसीलिए वायरस जिसका जेनेटिक मटेरियल DNA ना होके RNA है तो वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है और हमारी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाती है, डिटेक्ट ही नहीं कर पाती है। तो जब डिटेक्ट ही नहीं हो पाएगा तो हमारा प्रोसेस जो क्योर का जो प्रोसेस है वो थोड़ा डिले हो जाएगा। चलिए फर्स्ट देखते हैं हम इसमें क्या लिखा हुआ है। आवर बॉडी इमीडिएटली रिकॉग्नाइज एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट, इम्यूनिटी यहाँ पे क्या मतलब है, एंटीबॉडीज़ से, यानी हमारी बॉडी इमीडिएटली एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है अगेंस्ट दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हुज जेनेटिक मटेरियल इज़ DNA। यहाँ पे ये फोकस करने वाली बात है, जिसका जेनेटिक मटेरियल DNA हो, लाइक बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ और दूसरे कई सारे ऑर्गेनिजम्स जिनका जेनेटिक मटेरियल DNA है। तो हमारी बॉडी का मेन चीज़ है कि हम किसी चीज़ को अगर पहचान जाए, हमारी बॉडी किसी चीज़ को पहचान जाए तभी तो उसके अगेंस्ट कुछ प्रोड्यूस करेगा। जब DNA हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, यानी कोई DNA यानी किसी बॉडी के थ्रू, यानी बैक्टीरिया के थ्रू, फंगस के थ्रू, प्रोटोजोआ के थ्रू, तो हमारी बॉडी इमीडिएटली पता लगा लेती है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती हैं।
इसलिए इन डिसीज़ का क्योर इजीली हमारी बॉडी कर लेती है. बट ऑन द अदर हैंड our body can't recognize retrovirus because their genetic material is RNA. तो जो रेट्रोवायरसेस हैं, मेनली वायरस भी बहुत तरह के होते हैं, वो फ़िलहाल हमें नहीं देखना है, लेकिन जो रेट्रोवायरस है, मेनली जो डिजीज़ कॉजिंग वायरसेस होते हैं वो रेट्रोवायरसेस ही होते हैं. तो जो रेट्रोवायरस है वो हमारी बॉडी के अंदर जब एंटर करता है तो उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, और उस आरएनए को हमारी बॉडी पहचान नहीं पाती है, और जब पहचानती है तो उस टाइम तक तो बहुत ज़्यादा डिले हो चुका होता है, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका होता है. अब हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सकती है. इसी को हम यहाँ देखते हैं. वाइल्ड टाइप वायरस दैट इज़ पोलियोमाइलिटिस. पोलियोमाइलिटिस ये पोलियो शॉर्ट में बोलते हैं, और पोलियोमाइलिटिस इसका पूरा नाम होता है. तो वाइल्ड टाइप वायरस यानी जनरल केसेस में अगर हम देखते हैं, वाइल्ड टाइप कोई वायरस जब हमारी बॉडी पर अटैक करता है तब क्या होता है देखते हैं. सपोज़ कीजिए इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग बैड प्रोटीन आफ्टर 10 मिनट्स. ये एक रैंडम मैंने टाइम पीरियड ले लिया है, एग्जैक्टली 10 मिनट्स ऐसा नहीं होता है. सपोज़ कीजिए वायरस हमारी बॉडी पर अटैक कर रहा है और उसका अटैक करने का टाइमिंग है 10 मिनट्स. यानी वो हमारी सबसे पहले एयर के थ्रू, फूड के थ्रू, या बहुत सारे किसी भी तरह के थ्रू, हमारी ओपनिंग्स के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर कर सकता है. और एंटर करने के बाद सबसे पहले हमारी बॉडी रियलिटी में डीएनए को पहचानती है, और मेनली जो हमारी बॉडी पहचानती है वो पहचानती है प्रोटीन्स को. कौन सा प्रोटीन? जो वो पर्टिकुलर डीएनए बनाता है. यानी बाहर से जो एजेंट्स, एंटीजेंस जिनकी बॉडी के अंदर डीएनए है, वो हमारी बॉडी के अंदर जब आते हैं तो हमारी बॉडी उनको पहचानती है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना स्टार्ट करती है. प्लस में जो एंटीजन का डीएनए है वो सिर्फ डीएनए फॉर्म में नहीं रहता हमेशा, वो कुछ टाइम बाद हमारी बॉडी को यूज़ करके वो उसके अगेंस्ट, यानी हमारी बॉडी के अगेंस्ट कुछ प्रोटीन्स बनाता है. तो हमारी बॉडी उसको भी पहचानती है. तो हमारी बॉडी किसी भी फॉरेन पार्टिकल को दो तरीके से पहचानती है. पहले जब वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गया है वो जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में है, यानी डीएनए या फिर आरएनए की फॉर्म में. सेकंड तब पहचानती है जब उस डीएनए का कन्वर्जन हो जाता है प्रोटीन के अंदर. तो या तो डीएनए वाली फॉर्म में ही अगर हमें, जो वो इनिशियल स्टेज में है, उसी टाइम पे हमें पता चल जाए हमारी बॉडी में कुछ एंटर किया है, तो डेफिनेटली हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट बहुत फास्ट इम्यून डेवलप कर लेगी. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो डीएनए जब फॉर्म में है उस टाइम पे हमें ठीक से पता नहीं चला हमारी बॉडी को, और उस डीएनए से प्रोटीन भी बन चुका है, अब जाके हमें पता चला है. तो ऐसी डिजीज़ को क्योर होने में थोड़ा टाइम लग जाता है. ऑन दी अदर हैंड इफ़ वी सी द वायरस, जब वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उसका जेनेटिक मटेरियल, स्पेशली रेट्रोवायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है. और जब वो आरएनए हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, हमारी बॉडी पहले तो बहुत टाइम लगा देगी उसको पहचानने में, बहुत ईज़िली नहीं पहचान पाती है. बाद में जब वो वायरस उस आरएनए को यूज़ करके डीएनए बनाता है, हमारा वायरस पहले आरएनए लेगा, अपना जेनेटिक मटेरियल, उसको कन्वर्ट कर देगा डीएनए के अंदर. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, यानी आरएनए से डीएनए बनाना. अब ये बनाने के लिए मटेरियल कहाँ से लेकर आता है, रॉ मटेरियल कहाँ से लाएगा, हमारी बॉडी से यूज़ करेगा. तो सबसे पहले वायरस एंटर करता है, अपने आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है, थ्रू विच प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को यूज़ करके वो डीएनए में कन्वर्ट कर लेता है. फिर वो डीएनए से प्रोटीन्स बनाता है, और जो वो प्रोटीन्स बनाता है वो प्रोटीन्स को हम बोलते हैं बैड प्रोटीन्स. इसके बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स भी हैं बट हम उसमें नहीं जा रहे हैं. बैड प्रोटीन, और ये बैड प्रोटीन हमारी WBC जो कि इम्यूनिटी डेवलप करती है उसको किल कर देता है. तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा, जब जो इम्यूनिटी प्रोड्यूस करने वाला है उसी की डेथ हो जाएगी तो इम्यूनिटी लेवल क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा. HIV के केस में आपने देखा होगा, HIV केस में हमारी मीन्स उसका फुल फॉर्म क्या होता है, एड्स, HIV. सो HIV एड्स, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स. तो इस डिज़ीज़ के अंदर
जो मेन प्रॉब्लम आती है वो इम्यूनिटी कम हो जाती है। और इम्यूनिटी कम क्यों हो जाती है? क्योंकि HIV वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करके पहले डीएनए में कन्वर्ट होता है, फिर डीएनए में कन्वर्ट होके हमारा अपना प्रोटीन बनाता है और बैड प्रोटीन बनाता है, और वो बैड प्रोटीन WBCs को किल कर देता है। वो जब वो WBCs को किल कर देता है तो हमारी बॉडी इम्यूनिटी डेवलप नहीं कर पाती है। तो ऐसे केसेस में हम जो टेक्निक यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं ART, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। उस पर अभी हम नहीं जा रहे हैं फ़िलहाल, बट उसका नाम है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। चलिए, तो सपोज़ कीजिए ये हमारी बॉडी पे अटैक करेगा जिसका टाइम पीरियड है 10 मिनट्स। 10 मिनट्स में ये बैड प्रोटीन बना देगा और हमारी बॉडी पे अटैक कर देगा। उसके रेस्पॉन्स में हमारी बॉडी क्या कर रही है? हमारी बॉडी उसके रेस्पॉन्स में जो इम्यूनिटी डेवलप कर रही है वो उसमें हफ्ते लगा देती है, कई बार मंथ्स लगा देती है। तो आपको क्या लगता है कि वो उसके अगेंस्ट कुछ फाइट कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। वायरस 10 मिनट में इफेक्ट दिखा रहा है, हमारी बॉडी को एक हफ्ते बाद पता चल रहा है कि कोई हमारी बॉडी में एंटर किया है। उस टाइम तक तो वायरस इतनी ज़्यादा बैड प्रोटीन्स बना लेगा और हमारी इम्यूनिटी या फिर जिस भी सेल पे वो अटैक कर रहा है वो इतना डिस्ट्रॉय कर देगा, उसका लेवल इतना कम कर देगा, इतना वीक कर देगा कि अब हमें क्योर होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो पहले इसको देख लेते हैं। आवर बॉडी विल टेक मोर देन अ वीक टू रिकॉग्नाइज द प्रोटीन मेड बाय द वायरस। और हमने किस स्टेज में देखा? जो अभी हमने बताया था कि पहले तो वायरस RNA फॉर्म में एंटर करेगा, RNA से वो बनाएगा DNA, और फिर DNA से वो बनाएगा प्रोटीन। DNA से बनाता है प्रोटीन। तो इस प्रोसेस को DNA टू प्रोटीन हम बोलते हैं ट्रांसलेशन, यानी DNA से प्रोटीन बनना, ट्रांसलेशन। यानी फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन देन फॉलोड बाय ट्रांसलेशन। ये दो प्रोसेस होते हैं जो RNA, वायरस का RNA जो हमारी बॉडी के अंदर आके करेगा। तो उस ट्रांसलेशन प्रोसेस जब हो जाएगा, यानी आप सोचिए पहले वायरस ने ट्रांसक्रिप्शन किया होगा बॉडी के अंदर, तब हमें पता ही नहीं चला क्योंकि हमारी बॉडी उसको ठीक से पहचान नहीं सकती। फिर उसने हमारे मतलब DNA बनाने के बाद प्रोटीन भी बना लिया होगा, तब हमारी बॉडी अब इस प्रोटीन को पहचानेगी। तो डेफिनेटली इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। इसमें कई वीक के बाद अब हमें पता चलता है हमारी बॉडी को, तब हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाने की कोशिश करती है। लेकिन अफसोस हमारी बॉडी इम्यूनिटी कुछ या फिर एंटीबॉडीज़ कुछ डेवलप नहीं कर सकती, क्योंकि हर चीज़ के अगेंस्ट हमारी बॉडी इम्यूनिटी डेवलप नहीं कर सकती है। लेकिन फिर भी हमारी बॉडी अटेम्प्ट तो देती है कि एक बार फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन प्रोटीन प्रोड्यूस हुआ है, बैड प्रोटीन प्रोड्यूस हुआ है, इसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ तो डेवलप करना है। तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी फिर क्या प्रोड्यूस करती है, उसको हम बोलते हैं इंटरफेरॉन्स। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इंटरफेरॉन्स। तो ये UPSC में पूछा जा सकता है, और इस बार तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हमारी बॉडी वायरस के अगेंस्ट क्या प्रोड्यूस करती है, एंटीबॉडीज़ या फिर इंटरफेरॉन्स। जनरली बुक्स में भी मेंशन्ड है कि हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है वायरस के अगेंस्ट, बट टेक्निकली इट इज़ रॉन्ग। हमारी जो बॉडी है वो सिर्फ इंटरफेरॉन्स प्रोड्यूस कर सकती है, और इंटरफेरॉन्स आर नॉट सो इफेक्टिव ओवर वायरसेस। दैट्स व्हाई आवर इम्यून रिस्पॉन्स इज़ वेरी our immunity is very less as compared to other agents against the virus. चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ हाउ कन्वेंशनल वैक्सीन वर्क्स। जो अभी पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया, बिल्कुल वही हम अभी यहाँ पे देखने वाले हैं। सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। तो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन में सबसे पहले हमने जो बताया आपको, म्यूटेटेड एंड वीक लिविंग स्ट्रेन ऑफ डिजीज कोजिंग एजेंट आर इंजेक्टेड इन द बॉडी इनिशियल स्टेज। एग्जाम्पल इज़ OPV। सपोज़ कीजिए जो वायरस है ये डिजीज़ करता है,
ठीक है, यस, ये डिजीज़ करता है। जो वायरस जो डिजीज़ करता है उसको हम बोलते हैं वाइल्ड टाइप। तो हमारे रिसर्चर्स ने देख लिया कि हमारा कौन सा वायरस डिजीज़ करता है, फिर इसको लेकर आए। तो या तो ये सेम यही वायरस या फिर इसके रिजेंबल करने वाला, यानी इसके जैसा दिखने वाला वायरस, या तो वही वायरस या फिर इसके जैसा दिखने वाला वायरस लेकर आते हैं और उसको बहुत ज़्यादा वीक फॉर्म में कन्वर्ट करके हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब हमारी बॉडी को लगेगा कुछ टाइम बाद, क्योंकि ये वायरस बिल्कुल वही वायरस के जैसा है जो एक्चुअली में डिजीज़ करता है, यानी वाइल्ड के जैसा। तो हमारी बॉडी को एक तरीके से बोल सकते हैं हम इन सिंपल लैंग्वेज, हम वी एक्चुअली मेक आर बॉडी फूल, यानी अपनी बॉडी को खुद ही धोखा देते हैं, हम खुद ही फूल बना देते हैं उसका। हमारी बॉडी को एक्चुअली में लगता है कि वाइल्ड टाइप वायरस एंटर कर गया है, बट कुछ टाइम बाद हमारी बॉडी इसको क्या रिकॉग्नाइज करती है, वीक वायरस को, यानी एक्चुअली जो वाइल्ड वायरस है उसको वीक वायरस, सॉरी, जो वीक वायरस है उसको वाइल्ड वायरस समझ के हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ यानी इंटरफेरॉन्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है, और ये थ्रू आउट लाइफ हमारी बॉडी ऐसे ही प्रोड्यूस करती रहेगी। सपोज़ कीजिए 1 ईयर एज में या 6 मंथ एज में या 1 मंथ एज में हमने इसको ये वैक्सीन दे दिया, ओरल पोलियो वैक्सीन, और कुछ साल बाद यानी 20 एज या 22 एज में अब यहाँ पे वायरस अटैक कर रहा है। तो आप सोचिए 22 एज तक इस बॉडी ने, इस बॉय ने कितने ज़्यादा इंटरफेरॉन्स प्रोड्यूस कर लिए होंगे। ठीक है, यस, यानी अब जो टाइम का जो प्रॉब्लम था अब वो नहीं रहेगा कि वो टाइम, यानी जैसे पिछली स्लाइड में हमने आपको बताया वो 10 मिनट में अटैक करता है तो हमारी बॉडी बहुत डिले हो जाती है उसके अगेंस्ट रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करने में। यहाँ पे ऑलरेडी हम 22 साल से प्रोड्यूस कर रहे हैं। सपोज़ कीजिए, रैंडम एग्जांपल लिया हमने, 22 साल से हमारी बॉडी इंटरफेरेंस प्रोड्यूस कर रही है। तो अब एक्चुअली में अगर वाइल्ड टाइप का वायरस अटैक करेगा तो क्या ये वाइल्ड टाइप वायरस रुक पाएगा यहाँ पे? नहीं, इतनी ज़्यादा 22 साल में जो इम्यूनिटी डेवलप की गई है, तो अब वो वाइल्ड टाइप वायरस एंटर करते ही उसको बहुत ही इनिशियल स्टेज में डिटेक्ट कर लेगी हमारी बॉडी और उसको तभी के तभी उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। तो ये फ़ायदा होता है हमारे वैक्सीन्स का, यानी वैक्सीन्स जो हमारी होती है ये हमारी बॉडी, यानी व्हेन एक्चुअल वायरस अटैक ऑन आवर बॉडी, then our body will have enough antibodies to fight against wild virus in initial stage only। यानी एक बार वैक्सीनेशन होने के बाद थ्रू आउट लाइफ आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है। वहीं सेकेंड टाइप इज़ किल्ड एटीन्यूएटेड। जैसा कि आपको पता है ये लाइफ जैसा ही है बट बहुत ज़्यादा वीक फॉर्म में है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। इसका एग्जाम्पल है IPV, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। But definitely this live attenuated vaccine is more effective as compared to the killed attenuated vaccines. So that's why most of the doctors, they actually prefer live attenuated vaccines as compared to the killed attenuated vaccines। चलिए आगे देखते हैं। इंडियाज स्टेटस, किस चीज़ का स्टेटस? पोलियो स्टेटस। सो इन 2012 WHO डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ पोलियो इरेडिकेटेड कंट्री। यानी पोलियो इरेडिकेटेड कंट्री का मतलब है यानी अब इंडिया के अंदर कोई भी न्यू केस नहीं है पोलियो का। सो 2012 में बहुत सारी कंट्रीज़ को ऐसा स्टेटस मिल गया था, जिसमें इंडिया भी एक था, जिसमें WHO ने बोला कि अभी में कोई भी नया केस कोई भी नया केस पोलियो का नहीं है। बट वेरी नेक्स्ट ईयर मीन्स इन 2013, 2014, 15, 16, 17, 18, 19 तक भी हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए हैं जिसमें न्यू केसेस दिखे हैं हमें पोलियो के। बट अगर आप अब WHO से पूछेंगे इंडिया का स्टेटस क्या है, सो WHO के अकॉर्डिंगली अभी भी हमारा जो स्टेटस है वो क्या है? पोलियो इरेडिकेटेड। ऐसा क्यों? बिकॉज दिस डिजीज इज एक्चुअली नॉट ड्यू टू वाइल्ड वायरस, यानी वाइल्ड वायरस से नहीं हुई है, बट एक्चुअली
These cases were not due to the polio wild type virus, but the vaccine that we use to cure polio. This type of disease is known as VDPV. VDPV, vaccine derived polio वायरस, यानी ऐसा वायरस जो खुद वैक्सीन से बना है। दोस्तों मैंने आपको बताया पहले कि जो वैक्सीन है उसमें हम वायरस ही यूज़ कर रहे हैं वीक फॉर्म में, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वीक फॉर्म में हम बॉडी में डालें और वो कुछ टाइम बाद वो एक्टिव हो जाए और वही वो डिज़ीज़ कर दें। बिल्कुल ऐसा ही होता है हमारे साथ पोलियो के केस में। सो VDPV केस WHO कंसिडर नहीं करता है। तो अकॉर्डिंग टू WHO ओनली वाइल्ड टाइप ऑफ वायरस इज टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर डिसाइडिंग द स्टेटस ऑफ दैट कंट्री, नॉट VDPV। यानी VDPV के केसेस अगर नए आते हैं तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे स्टेटस डिटरमाइन करने के लिए, स्टेटस के लिए हम सिर्फ वाइल्ड टाइप देखते हैं, यानी जो डायरेक्टली वायरस के थ्रू हो रहा है वो डिजीज़ ख़त्म हो गई है, वो ट्रू है, वो अभी तक कोई नया केस नहीं है। यानी डायरेक्ट वाइल्ड टाइप वायरस का कोई नया केस अभी तक 2012 से लेकर 2020 तक नहीं देखने को मिला है। बट येस, एवरी ईयर हम 20 to 30, समटाइम 20, समटाइम 15, यानी ऑन एन एवरेज 20 to 25 केसेस हम हर साल देख रहे हैं पोलियो के। बट वो केसेस वाइल्ड टाइप के नहीं हैं, वो केसेस VDPV के केसेस हैं और WHO VDPV को कंसिडर नहीं करता है। देखिए होता क्या है कि जब भी हम OPV का स्ट्रेन बेबी को देते हैं, कितने साल तक देखते हैं, 0 to यानी बर्थ लेते ही और 5 साल तक हम इसको वैक्सीनेशन करते रहते हैं। और इसका सपोज़ कीजिए हमने इसको 1 मंथ के बाद ये वैक्सीन दिया, ओरल पोलियो वैक्सीन, इस तरीके से। ज़्यादा इसमें हमें टेक्नीशियंस और स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत नहीं होती है। अभी इसके आगे और भी चीज़ हम डिस्कस करेंगे इसका। तो इसमें जब हम वैक्सीन इस बेबी को दे दिया जाता है 1 महीने के बाद, तो हमारी बॉडी जनरली हमारे इंडिया में वैक्सीनेशन कितने टाइम में होता है, 3-4 महीने के गैप पे होता है। इसका मतलब ये वैक्सीन नेक्स्ट टाइम अब 4 महीने बाद लगेगी या वैक्सीन 4 महीने बाद दी जाएगी। यानी इसका मतलब ये वैक्सीन जब फर्स्ट टाइम दी गई है वो 4 महीने तक हमारी बॉडी में रहती है, तभी हमें नेक्स्ट टाइम 4 महीने के बाद ही देनी पड़ेगी। तो ये तो बात आपको क्लियर हो गया होगा। तो OPV वैक्सीन और OPV स्ट्रेन गॉट स्टक इन इंटेस्टाइन। मेनली होता क्या है, जब हम ये वैक्सीन 1 महीने में देते हैं और उसके बाद ये डेली इस वैक्सीन को ब्लड में मिक्स करने के बाद डेली उसकी बॉडी के अंदर थ्रू आउट बॉडी ये ट्रैवल करता है ये वैक्सीन, और डेली फेसेस भी ये निकालेगा। तो डेली जब ये फेसेस या यूरिन के थ्रू पास होती है तो कई बार क्या होता है, हमारी जो ये वैक्सीन में वायरसेस प्रेजेंट है वीक फॉर्म में, वो कहीं पे अटक जाते हैं, क्योंकि हमारी जो इंटेस्टाइन है वो बहुत ही ज़्यादा क्वाइल्ड होती है, इतनी ज़्यादा क्वाइल्ड होती है। और इस क्वाइल्ड होने की वजह से हमें ये प्रॉब्लम होती है कि कई बार वायरस इस पर अटक जाते हैं, और जब वायरस इस पर अटक जाता है तो अटकने के बाद इजीली यहाँ से नहीं निकल पाता है। और कुछ केसेस में देखा गया है जब वहाँ पे वो अटक जाता है, स्टक कर जाता है, तो उसको टाइम मिल जाता है ग्रो होने के लिए और मल्टीप्लाई होने के लिए। तो जो वायरस हमने वैक्सीन में यूज़ किया है वीक फॉर्म में, वो इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद कई बार म्यूटेट होके बहुत ही ज़्यादा डेंजरस फॉर्म एक्वायर कर लेता है और वही पोलियो कर देता है। तो जो पोलियो वैक्सीन के थ्रू वायरस से हो रही है वो हम कंसिडर नहीं करते हैं WHO के अकॉर्डिंगली स्टेटस डिटरमाइन करने के लिए किसी भी कंट्री का। आगे समझ में, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से ओवरव्यू दे देता हूँ मैं आपको। 2012 में इंडिया को WHO ने डिक्लेयर किया पोलियो एरेडिकेटेड, बट 2013 से 2020 तक हम बहुत सारे केस उसके बाद भी हमने देखा है। वो जो केसेस हैं वो VDPV के केसेस हैं, वो वाइल्ड टाइप के केसेस नहीं हैं। और WHO सिर्फ वाइल्ड टाइप को ही कंसिडर करता है, क्योंकि ये VDPV, और इस पर मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप पास्ट ईयर्स में देखें और तो UPSC प्री मेंस दोनों में ये पूछता था,
और मेंस में 20 और पहले जब 40 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, 40 मार्क्स के क्वेश्चन इस टॉपिक से आते थे। और अभी जो लेटेस्ट जो ट्रेंड चल रहा है उसमें भी जो न्यूज़पेपर में आती रहती हैं चीज़ें, और ये आईपीवी ओपीवी से रिलेटेड न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए इसके चांसेस रहते हैं। इसलिए मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ इस टॉपिक के ऊपर, वीडीपीवी क्या होता है, डब्ल्यूएचओ स्टेटस क्या है, और ये सारी चीज़ें। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा कि जो वायरस अब यहाँ पे अटक जाएगा, अब वही धीरे धीरे पूरी बॉडी में मल्टीप्लाई हो गया और इसको अब डिजीज़ हो गया पोलियो। बट पूरे इंडिया में कितने देखने को मिलते हैं? 20 to 25 केसेस देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं। सो इसके ऊपर क्या क्रिटिसिज्म होता है? अपोजिशन पार्टी मेनली इसको क्रिटिसाइज करती है कि हम वीडीपीवी के केसेस इंडिया में इसलिए देखने को मिल रहे हैं क्योंकि हम ओपीवी यूज़ कर रहे हैं। अगर हम आईपीवी यूज़ करेंगे तो ये केसेस देखने को नहीं मिलेंगे। सो तो अपोजिशन पार्टीज कीप ऑन अपोजिंग द गवर्नमेंट ऑन यूजिंग ओपीवी। उनके अकॉर्डिंगली ये ओपीवी एक मेन रीज़न है वीडीपीवी का, क्योंकि हम इसके अंदर ओपीवी के अंदर एक्टिव फॉर्म में यानी लाइव एटीन्यूएटेड यूज़ करते हैं। अगर हम आईपीवी पे स्विच कर दें तब वीडीपीवी के केसेस नहीं होंगे, ऐसा अपोजिशन का कहना है। बट अगर हम देखें तो अभी तक भी हम मेनली ओपीवी ही यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे कुछ रीज़न है, यानी हम पूरा कम्प्लीटली स्विच नहीं कर सकते आईपीवी पे। तो वाई कांट वी स्विच टू आईपीवी कम्प्लीटली? रीज़न क्या है इसका? बिकॉज आईपीवी इज़ नॉट सो इफेक्टिव और वाइल्ड टाइप। यानी हमें अगर सपोज़ कीजिए हम पूरा ओपीवी पे स्विच कर दें, यानी ओरल पोलियो वैक्सीन, और जो इंजेक्शन के थ्रू दी जाती है दैट इज़ आईपीवी, अगर हम पूरा इसकी जगह हम स्विच कर जाएं आईपीवी के ऊपर, तो अभी जो हमें वीडीपीवी के केसेस दिखाई देते हैं, वीडीपीवी के केसेस जब हम ओपीवी ले रहे हैं, वीडीपीवी केसेस दिखाई देते हैं 20 to 25। अगर हमने आईपीवी पे स्विच कर लिया तो वीडीपीवी के केसेस तो ज़ीरो हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअल वाइल्ड टाइप वायरस के केसेस मोर देन 10,000, 20,000, 30,000 दिखाई देंगे। कहने का मतलब है कि अगर हम आईपीवी पे स्विच कर भी देते हैं तो आईपीवी वाइल्ड टाइप वायरस को इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिवली क्योर नहीं कर पाता है, यानी वो उसके अगेंस्ट इतना ज़्यादा इम्यूनिटी डेवलप नहीं कर पाता है। इसलिए हम आईपीवी पे कम्प्लीटली स्विच नहीं कर सकते हैं। सो अपोजिशन पार्टी बोलती है आईपीवी पे स्विच कीजिए, हमारे जो बच्चे हैं वो वीडीपीवी उनको हो जाता है। लेकिन जो रूलिंग पार्टी है सच्चाई उनको पता है, और जो दूसरी पार्टीज़ हैं उनको पता है, और जो टेक्नीशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको पता है कि इसके अंदर क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। ओपीवी यूज़ कर रहे हैं तो अभी 20 से 30 केस देखने को मिल रहे हैं पूरे साल में। आईपीवी पे स्विच कर देंगे तो 30,000 से ज़्यादा केसेस मिलेंगे। तो बेटर है वो चीज़ यूज़ किया जाए जिसमें केसेस कम हैं। चलिए आगे देखते हैं। सो पोलियो टाइप अगर हम देखिए, वायरस जो होता है वो 3 टाइप क्या होता है, टाइप 1, 2 एंड 3। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पोलियो वायरसेस। ये तीनों टाइप के जो पोलियो वायरस हैं हमारी बॉडी के अंदर तीनों जा सकते हैं। तो हमें ओपीवी लेना चाहिए या फिर आईपीवी लेना चाहिए? देखिए, यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। सो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। सो ये है हमारे पोलियो वायरस, 3 टाइप के हैं। अब किसी भी टाइप का वायरस हमें डिसीज़ कर सकता है। इसके अगेंस्ट जो हमने वैक्सीन्स डेवलप की है वो है ट्राईवैलेंट ओपीवी, और एक है बाईवैलेंट ओपीवी। इस चीज़ को थोड़ा ठीक से समझ लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ट्राईवैलेंट ओपीवी एंड बाईवैलेंट ओपीवी। सो नाम से पता चल रहा है
ट्राईवेलेंट ओपीवी मतलब ये तीनों डिजीज़ को क्योर कर सकता है, तीनों डिजीज़ को क्योर कर सकता है। वहीं पे अगर हम देखें बाईवेलेंट ओपीवी, बाईवेलेंट ओपीवी इज इफेक्टिव ओवर टाइप 1 एंड टाइप 3 ओनली। यानी ट्राईवेलेंट लेंगे तो तीनों को क्योर कर सकता है, तीनों टाइप के वायरस को क्योर कर सकता है, लेकिन अगर बाईवेलेंट लेंगे तो T1 और T3 करेगा, T2 नहीं करेगा। तो मेन प्रॉब्लम है हम इन दोनों में से हम कौन सा यूज़ किया जाए, क्योंकि बाईवेलेंट ओपीवी is much better than trivalent OPV for T1 and T3। यानी ये TOPV वैसे तो ये तीनों को कवर कर सकता है, लेकिन बाईवेलेंट OPV के कंपैरेटिवली T1 और T2 को बाईवेलेंट ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकता है एज़ कम्पेयर टू दी ट्राईवेलेंट। थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा, एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। हमारे पास तीन तरह के वायरस हैं जो हमारी बॉडी पर अटैक कर सकते हैं, ट्राईवेलेंट T1, T2, T3। सो दीज आर दी वायरसेस। इसके अगेंस्ट जो हमने OPV वैक्सीन बनाई है वो दो तरह की है, TOPV दैट इज़ ट्राईवेलेंट OPV, BOPV दैट इज़ बाईवेलेंट OPV। ट्राईवेलेंट OPV इज़ इफेक्टिव ओवर ऑल दीज थ्री, तीनों के ऊपर इफेक्टिव है, तीनों कवर कर लेती है बट बहुत अच्छी तरीके से कवर नहीं करती है। यानी इसको हम देख सकते हैं, ऐसा ले सकते हैं कि क्वांटिटी तो है, क्वालिटी नहीं है। यानी क्वांटिटी यानी नंबर ऑफ वायरसेस को क्योर कर सकती है ज़्यादा, यानी तीनों को क्योर कर सकती है बट बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं कर सकती। वहीं पे बाईवेलेंट करेगा कम, बट इन दोनों को T1 एंड T3 को बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। तो हमारा T1 एंड T3 इसका तो अच्छा क्योर है हमारा बाईवेलेंट OPV। बट अब T2 के लिए हम क्या करेंगे, जो हम T2 बच गया है, T2 के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, IPV। अब यहाँ पे IPV क्यों यूज़ कर लिया, यहाँ पे हमें प्रॉब्लम नहीं आ सकती क्या VDPV वाली, या वाइल्ड टाइप वाली। तो IPV यूज़ करेंगे तो वाइल्ड टाइप की प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन WHO का रिकॉर्ड कहता है कि हमारा जो T2 टाइप का वायरस है वो अर्थ से ख़त्म हो चुका है। यानी अर्थ पे अब कोई भी नया केस पूरी अर्थ पे T2 का नहीं दिखाई देता है। इसलिए अगर हम IPV नहीं भी लें तब भी चल जाएगा, ठीक है, लेकिन बेटर है IPV ले लिया जाए। बाई चांस अगर ये T2 किसी केस में निकल गया तो उसमें एक इफ़ेक्टिव वैक्सीन रह जाए, मतलब हो सकती है IPV। अगर हम यहाँ भी OPV ही लेके चलेंगे ट्राईवेलेंट वाला, तो ट्राईवेलेंट वाला दोनों को ही ठीक से नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन क्या लेके चलते हैं, 2 बार दी जाती है बाईवेलेंट OPV। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ और यहाँ, ये और ये 2 बार दी जाती है बाईवेलेंट OPV, और 1 बार दी जाती है IPV और OPV का कॉम्बिनेशन। यानी हमारी तीनों डिसीज़ कवर हो जाती हैं इफ़ेक्टिवली, हमें इफ़ेक्टिवली कवर करनी है। T2 सिर्फ हम रिस्क फैक्टर को कम करने के लिए ले रहे हैं, अदरवाइज़ अब T2 की एज सच इंडिया में या वर्ल्ड में कहीं भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो T2 के लिए जब कोई ज़रूरत ही नहीं है तो बेटर है कि हम IPV लेके उससे काम चला लें। लेकिन T1 और T3 के लिए इन दोनों में से बाईवेलेंट ज़्यादा इफेक्टिव है, इसलिए हम बाईवेलेंट लेंगे। तो कॉम्बिनेशन हमारा WHO क्या रेकमेंड करता है, बाईवेलेंट OPV 2 टाइम्स लेना है, सिंगल, और जब 3rd टाइम आप लेंगे तो OPV प्लस IPV इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। तो ये रेकमेंड किया है WHO ने। नेक्स्ट हम देखते हैं रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन क्या होता है, तो रिकॉम्बिनेंट नाम से जैसे पता चल रहा है आपको,
रिकॉम्बिनेंट मतलब ज्वाइनिंग प्रोसेस से बनी हुई वैक्सीन, दैट इज़ रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज़ डीएनए वैक्सीन। डीएनए वैक्सीन डीएनए वैक्सीन्स इंसुलिन, वन सेकेंड, इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, हेपेटाइटिस बी, टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर एट्सेट्रा, ऐसी बहुत सारी डीएनए वैक्सीन्स इंडिया ने अब बना ली है। ठीक है, यस। सो वन बाय वन हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सो सबसे पहले हम देखते हैं ये आरडीएनए टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है। इस आरडीएनए टेक्नोलॉजी से हम वैक्सीन्स कैसे बना सकते हैं। सो आरडीएनए टेक्नोलॉजी वैक्सीन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती है, और आप ऐसा बोल सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का एक बेस है आरडीएनए टेक्नोलॉजी। अगर आरडीएनए टेक्नोलॉजी नहीं होता तो काफ़ी हद तक वैक्सीन्स नहीं बन पाती, चांसेस बहुत कम थे वैक्सीन्स बनने के। यानी पूरा बायोटेक्नोलॉजी अगर डेवलप हो पाया तो उसके पीछे जो मेन रीज़न है वो है फर्स्ट डीएनए, और सेकंड है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। यानी अगर हमें डीएनए के बारे में नहीं पता चलता तो हम कुछ भी डेवलप नहीं कर सकते थे बायोटेक्नोलॉजी में। सेकंड, ये टेक्नोलॉजी अगर ये डेवलप नहीं की जाती आरडीएनए टेक्नोलॉजी, तो बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी वैक्सीन ऐसी होती जो अभी तक नहीं बनी होती। चलिए देखते हैं इसके प्रोसेसेस। ये प्रोसेस अभी कुछ साल पहले यूपीएससी ने इसमें प्रोसेस में एक स्टेप को हटा के, यानी प्री के अंदर एक क्वेश्चन पूछा था और 4 स्टेप्स में से बोला था एक विच वन इज़ रॉन्ग स्टेप, यानी सीरीज़ में लगाना था कौन सा स्टेप आपका रॉन्गली यानी अरेंज्ड है, वो आपको बताना था। तो इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है, देख लेते हैं। सपोज इफ़ यू वांट टू प्रोड्यूस इंसुलिन, डायबिटीज़ के केस में, शुगर के केस में इंसुलिन की बहुत कमी हो जाती है, तो हमें इंसुलिन प्रोड्यूस करना है। कई बार ग्रोथ ठीक से नहीं हो पाती है तो डॉक्टर्स ग्रोथ हार्मोन देते हैं, तो हमें ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करना है। हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हमें प्रोड्यूस करनी है। कुछ प्रोटीन्स डेवलप करने होते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम डेवलप करते हैं थ्रू दिस आरडीएनए टेक्नोलॉजी। अब बहुत ही सिंपल वे में आपको मैं समझाता हूँ। सपोज़ कीजिए हमें इंसुलिन प्रोड्यूस करना है, तो इंसुलिन जनरली कहाँ प्रोड्यूस होता है, नेचुरली कहाँ प्रोड्यूस होता है, हमारी बॉडी के अंदर। तो हम एक बॉडी लेंगे, बॉडी मतलब ह्यूमन बीइंग लेंगे, ह्यूमन बीइंग का सेल निकाल लेंगे, ये वो सेल है। हम पूरी बॉडी में से कोई भी सेल ले सकते हैं क्योंकि सारे सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेम ही होता है, इसलिए हमें ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा सेल लें कौन सा सेल ना लें। हम बॉडी का कोई भी सेल ले सकते हैं और उस सेल के अंदर वो इन्फॉर्मेशन होगी जो इंसुलिन प्रोड्यूस करती है। सो नाउ ये सपोज़ कीजिए, वन सेकेंड, ये हमारा सेल है और इस सेल के अंदर ये है हमारा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर है हमारा ये जेनेटिक मटेरियल दैट इज़ डीएनए। डीएनए हमारा ब्रेन बोलते हैं हम, सेल का ब्रेन है क्योंकि पूरा सब कुछ फंक्शनिंग इसी के थ्रू होता है। सो दिस इज़ द डीएनए ऑफ द सेल, दिस इज़ न्यूक्लियस ऑफ द सेल, और ये है उसकी बॉडी यानी साइटोप्लाज्म। अब इस बॉडी के अंदर, इस डीएनए के अंदर सबसे पहले हम ये सेल बाहर निकाला, ये सेल बाहर निकाल लिया। सपोज़ कीजिए ये इसके अंदर एक न्यूक्लियस, सपोज़ कीजिए न्यूक्लियस बाहर निकाला, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है। अब इस जेनेटिक मटेरियल को भी हमने बाहर निकाल लिया। इस जेनेटिक मटेरियल के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल सपोज़ हमने अब बाहर निकाल लिया। इस जेनेटिक मटेरियल के अंदर कहीं एक ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी, सपोज़ कीजिए इतना एरिया में,
इतने एरिया में इंफॉर्मेशन है डेट इज़ फॉर इंसुलिन. इंसुलिन. सो दिस इज इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन. सो डीएनए का वो पार्ट जो किसी प्रोटीन के लिए, किसी हार्मोन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, उसको हम बोलते हैं जीन. तो यानी पूरे डीएनए में से बहुत बड़ा डीएनए होता है. इस तरह के जीन, लाखों जीन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर. तो सबसे पहले हमारा काम होता है उस जीन को आइडेंटिफाई करना जो इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा. तो ये हम लोग तो इजीली नहीं कर सकते, लेकिन जो रिसर्चर्स, जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं, वो तो बहुत इजीली इस चीज़ को कर पा रहे हैं आजकल. तो हम सबसे पहले एक सेल लेंगे, सेल के अंदर न्यूक्लियस को बाहर निकाला. एक सेल लिया हमने, उसके अंदर न्यूक्लियस को बाहर निकाला. न्यूक्लियस के बाहर निकालने के बाद इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल को हमने अब बाहर निकाल लिया. इस जेनेटिक मटेरियल के अंदर भी हमें मेनली चाहिए जीन. विच जीन? and this gene is responsible for the production of the insulin. So we need insulin producing gene. So insulin producing gene के लिए अब हमारे पास इस बड़े स्ट्रैंड में से, ये पूरा इतना बड़ा स्ट्रैंड है सपोज कीजिए, बट वी नीड ओनली दिस पोर्शन. हमें सिर्फ इतना पोर्शन चाहिए. तो इतने पोर्शन को कट डाउन करने के लिए, इतने पोर्शन को बाहर निकालने के लिए हम जनरली जो यूज़ करते हैं प्रोसेस, उसको हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसको आप लिख लीजिएगा. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पूरा नाम होता है राइबो एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और RE इसको शॉर्ट में बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. ये लिक्विड ड्रॉप, लिक्विड होता है. ये जब लिक्विड हम इस पार्ट के ऊपर डालेंगे, तो वैसे इसके पीछे बहुत ज़्यादा साइंस है जो अभी हम नहीं बता सकते, क्योंकि इतना डेप्थ में UPSC नहीं पूछेगा. तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है, ये जब इस स्ट्रैंड के ऊपर डाला जाता है, तो ये इसको यहाँ से और इसको यहाँ से कट डाउन कर देगा. वन सेकेंड. अब आप समझ गए होंगे. सबसे पहले हम एक ह्यूमन बॉडी लेंगे. ह्यूमन बॉडी से उसका सेल हमने बाहर निकाल लिया. सेल बाहर निकाल के हमने उसका न्यूक्लियस बाहर निकाल लिया. न्यूक्लियस बाहर निकाल के हमने उसका जेनेटिक मटेरियल बाहर निकाल लिया. जेनेटिक मटेरियल बाहर निकालने के बाद हमें एक पर्टिकुलर पार्ट हमने बाहर निकाल लिया, एंड दिस पार्ट इज़ नोन एज जीन. Which gene it is? This is insulin gene और insulin producing gene. इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. So now we have insulin producing gene. Suppose this is insulin producing, शॉर्ट में लिख देते हैं हम यहाँ पे, insulin producing gene, IPG. अब ये इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है, बट हमारी बॉडी के बाहर है. सो आउटसाइड द बॉडी दिस जीन विल नॉट वर्क. ओके, यस. सो ये तो एक तरीके से डेड ही है एक तरीके से. तो हमारी बॉडी के बाहर एक जीन है जो हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस करता था, लेकिन अब हमने अपनी बॉडी से बाहर निकाल लिया है. तो अब ये हमारी इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन बॉडी के बाहर है, बट हमें इससे अब इंसुलिन प्रोड्यूस कराना है. तो इसके लिए हम क्या लेते हैं? बैक्टीरिया. इसके लिए हम जो बैक्टीरिया यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं ई कोलाई. ई कोलाई. आप यहाँ मैं सेपरेटली आपको बना के दिखा देता हूँ. सपोज़ कीजिए ये ई कोलाई है. ई कोलाई के अंदर एक बैक्टीरियल क्रोमोसोम ऐसे होता है और एक दूसरा जेनेटिक मटेरियल इस तरीके से होता है. तो दोनों ही जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन किसको निकालना ईजी होगा? इसको निकालना ईजी होगा. तो हम इस ई कोलाई बैक्टीरिया में से इसको बाहर निकाल लिया जाता है. वो अलग अलग प्रोसेस हम यूज़ करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन और बहुत सारे प्रोसेस है, उसकी ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए. हम ये देख रहे हैं कि ये बस मेथड्स क्या क्या इसमें हम यूज़ कर रहे हैं. तो यहाँ से हम प्लाज्मिड हमने बाहर निकाल लिया. दिस इज़ आवर प्लाज्मिड. सो एक ये प्लाज्मिड है हमारे पास, जो कि हमने ई कोलाई से निकाला है.
एक जीन है हमारे पास जो कि हमने एक ह्यूमन बींग से निकाला है। इतना समझ रहे? यस। सो ह्यूमन बींग से हमने एक जीन ले लिया और इकोलाई बैक्टीरिया से हमने इसका प्लाज्मिड निकाल लिया, इसका प्लाज्मिड ले लिया। एक्चुअली वी वांट टू ज्वाइन दीज टू, इसको और इसको हम ज्वाइन करना चाहते हैं। बट ज्वाइन करने के लिए बिफोर दिस प्रोसेस फर्स्ट वी नीड टू क्रिएट सम गैप इन दिस। अगर हम यहाँ से इस पोर्शन को कट कर लें तो ये वाला पोर्शन यहाँ पे ऐड किया जा सकता है। तो अगेन वही जेनेटिक मटेरियल को कट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो इसके ऊपर हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लगाएंगे ताकि यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है वो यहाँ से वो गायब हो जाए। सपोज लाइक दिस। और इसको अभी हम दूसरे कलर से ले लेते हैं। सपोज ये ब्लू कलर का है। यस। तो आप समझ गए, ह्यूमन बींग से हमने एक सेल लिया, वहाँ से हमने इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन निकाल लिया। बैक्टीरिया से हमने उसका एक प्लाज्मिड निकाल लिया, जो उसका जेनेटिक मटेरियल था वो निकाल लिया, और दोनों को फिर हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। यस, दोनों को फिर हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब इस फिगर में हम देख लेते हैं, इस डायग्राम में हम देख लेते हैं, ये वो सेल है जो हमने ह्यूमन बींग से लिया है, और उसके अंदर वो पर्टिकुलर जीन हमने निकाल लिया है जो जीन इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। ये वो बैक्टीरिया है जिसका हमने प्लाज्मिड बाहर निकाल लिया है, और हमने इसका वो वाला पार्ट इसमें हम अटैच कर दिया है। इस कॉम्बिनेशन को, या फिर यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं RDNA, रिकॉम्बिनेंट DNA, RDNA। इसी को हम आगे यूज़ करना चाहते हैं। सो एक हमारे पास RDNA मतलब रिकॉम्बिनेंट DNA। अब ये ऐसा DNA है जिसमें हमने बैक्टीरिया से एक जेनेटिक मटेरियल लिया है और दूसरा जेनेटिक मटेरियल लिया है हमने ह्यूमन बींग से। यानी एक क्वेश्चन UPSC ऑलरेडी पूछ चुका है RDNA टेक्नोलॉजी से। मैं सिंपल आपसे ये पूछ लेता हूँ कि RDNA टेक्नोलॉजी इज़ नाउअडेज इज़ वेरी मीन्स फेमस and frequently seen in the news. Which of the following statement is or are correct regarding recombinant DNA technology? ये क्वेश्चन UPSC ने पूछा कुछ साल पहले। इसमें से कौन से प्रोसेस हो सकता है? तो उसमें एक प्रोसेस था कि हम एनिमल सेल को प्लांट सेल से अटैच कर सकते हैं RDNA टेक्नोलॉजी के थ्रू। दूसरा था कि लोअर ऑर्गेनिज्म से हायर ऑर्गेनिज्म में कर सकते हैं। और तीसरा था कि एक एनिमल से प्लांट के अंदर, प्लांट से एनिमल के अंदर, दोनों में हम कर सकते हैं। तो एक्चुअली में इसका आंसर था ऑल ऑफ थ्री। वहाँ पे पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन था। पॉसिबिलिटी मतलब क्या हम कर सकते हैं, क्या इसमें आगे कुछ फ्यूचर है, क्या इसमें पॉसिबिलिटीज़ है? तो यस, देर इज़ पॉसिबिलिटीज़, देर आर पॉसिबिलिटीज़, देर आर मैनी पॉसिबिलिटीज़ इन दिस। ओके, वी कैन ज्वाइन प्लांट DNA विद ह्यूमन DNA, वी कैन ज्वाइन ह्यूमन DNA विद बैक्टीरिया DNA, जैसा कि हम यहाँ पे अभी कर रहे हैं। हम यहाँ पे एक जो सेल है हमने ह्यूमन से लिया है, वो हम बैक्टीरिया के सेल या जेनेटिक मटेरियल के साथ अटैच कर रहे हैं, और उसी को हम यहाँ पे बोल रहे हैं RDNA। Okay, yes. So outside the body it will not work. So we again introduce this inside the body of E. coli. तो जहाँ से E. coli से हमने ये लिया था, हम उसको वापस उसी के अंदर दोबारा से एंटर करा देंगे, दोबारा से अटैच करा देंगे। तो सपोज़ कीजिए हमारा वो प्लाज्मिड है और ये हमारा पार्ट है जो हमने ह्यूमन से लिया है। दिस पार्ट इज़ फॉर इंसुलिन। अगर ये बॉडी के अंदर होता तो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, बट यहाँ पे अभी हमारा जो RDNA के अंदर हमने इसको अटैच कर लिया है। नाउ वी पुट दिस प्लाज्मिड अगेन इनटू द E. coli बैक्टीरिया। तो पहले प्लाज्मिड में जो और अब के प्लाज्मिड में क्या डिफरेंस है? अब के प्लाज्मिड में ये वाला पार्ट
एक्स्ट्रा आ गया है। और ये पार्ट एक्स्ट्रा क्या है? इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन। कहाँ से लिया हमने? ह्यूमन बींग्स। सो ये वही स्टेज है जो हमने यहाँ पे दिखाई है। अब इसकी बॉडी के अंदर नाउ दिस बॉडी दैट इज इकोलाई बॉडी विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इंसुलिन बट विद इन देयर बॉडी। यानी इसके जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ एक और जेनेटिक मटेरियल हमने ऐड कर दिया है। अब ये अपने अकॉर्डिंगली वर्क करेगा तो इंसुलिन भी प्रोड्यूस हो जाएगा। बट इकोलाई का साइज़ इतना छोटा है, इतना छोटा है, इतना छोटा है। ये तो बहुत बड़े बना रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा छोटा होता है इकोलाई का साइज़। आप सोचिए, जब इकोलाई का साइज़ इतना छोटा है तो इसके अंदर इंसुलिन कितना प्रोड्यूस होगा? बहुत कम प्रोड्यूस होगा। इसलिए हमें ज़रूरत है इसको मल्टीप्लाई करने की। तो इसको हम मल्टीप्लाई करने के लिए हम जो प्रोसेस यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं कल्चर। तो हम इसका अब करेंगे कल्चर, जिसमें हम इसके बहुत सारे क्लोन्स बना लेते हैं, क्लोन्स बना लेते हैं इस कल्चर प्रोसेस के अंदर। तो कल्चर करने के लिए हम इसको एक डिश में लेते हैं, प्लेट में लेते हैं, एक जेल के अंदर डाल देते हैं। वो अभी ज़रूरत नहीं है आपके लिए, बट थोड़ा बता देते हैं आपको। एक जेल लिया जाता है, डिश प्लेट ली जाती है, उसके अंदर इस इकोलाई बैक्टीरिया को डाल दिया जाता है। और यानी आप ऐसा कुछ ले सकते हैं, यहाँ पे एक ट्यूब लेंगे जिसके अंदर हमने एक जेल फिल कर दिया है। जेल के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स। और जो जेल लिया जाता है उसको बोलते हैं एगारोज जेल, एग्रोज जेल। सो एग्रोज जेल के अंदर हम इकोलाइज को डाल दिया जाता है। अब इकोलाई यहाँ पे एक बैक्टीरिया है, बहुत ही फास्ट मल्टीप्लाई करेगा न्यूट्रिएंट्स के प्रेजेंट में, और इतने ज़्यादा ये नंबर्स में हो जाएंगे। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ वी हैव ड्रम्स, एक्चुअली ड्रम्स ऑफ वेरी बिग साइज़, यानी कई बिल्डिंग्स के बराबर के ड्रम्स होते हैं जो पूरा इस इकोलाई बैक्टीरिया से फिल्ड होते हैं। और फिर इकोलाई को हम कल्चर करने के बाद, यानी इन सारे इकोलाई को बाहर निकाल लिया जाएगा। और कल्चर करने के बाद सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में इनको डाला जाएगा। और सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में इनको डालने के बाद इनके अंदर का इंसुलिन बाहर निकाल लिया जाएगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया आपको, अब यहाँ पे हमने इंसुलिन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो क्या इससे सिर्फ इंसुलिन प्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं। जैसा हमने इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन लिया था, ऐसे हम ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूसिंग जीन ले सकते हैं, ऐसा हम प्रोटीन प्रोड्यूसिंग जीन ले सकते हैं, ऐसा हम एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम एंजाइम प्रोड्यूस कर पाएंगे, यहाँ पे हम प्रोटीन प्रोड्यूस कर पाएंगे, यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती हैं वही जीन निकाल के अगर हम ये प्रोसेस को रिपीट करें तो हमें वो चीज़ मिल सकती है। जैसा कि हम यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन देख पा रहे हैं, यहाँ पे प्रोटीन डिज़ोल्व ब्लड क्लोटिन हार्ट अटैक थेरेपी, यानी हम ऐसा प्रोटीन यूज़ करते हैं जो हमारे हार्ट थेरेपी में यूज़ किया जाता है। कुछ ये चीज़ हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्लांट्स के लिए हम ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें डेवलप की जा सकती है आरडीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू। बस हमें क्या चाहिए? इकोलाई चाहिए, और दूसरा वो चाहिए जिसको हमें प्रोड्यूस करना है। और वो ह्यूमन बॉडी से भी ले सकते हैं या किसी और एनिमल की बॉडी से लिया जा सकता है। आजकल रिसर्चर्स, अब ऐसा नहीं है कि सबके साथ कंपैटिबल हो जाता है, लेकिन जिसके साथ भी जो कंपैटिबल हो पाएगा वो हम वो प्रोड्यूस कर पाएंगे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज़ रिकॉम्बिनेंट और डीएनए वैक्सीन। जो अभी तक हमने देखा वो था आरडीएनए टेक्नोलॉजी। इसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अब हम बनाएंगे डीएनए वैक्सीन, जो कि सेकंड टाइप था अदर देन कन्वेंशनल। तो कन्वेंशनल वैक्सीन और रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। तो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन के अंदर जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जैसा अभी हमने देखा। और इस स्लाइड में हम देखेंगे कि डीएनए वैक्सीन और रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन कैसे बनेगा। अब 99% तो आप कर ही चुके हैं। अब इसके अंदर बस एक छोटा सा डिफरेंस है। इस केस में हम लेते हैं यहाँ पे आरएनए, जिसका नाम है वेस्ट नील वायरस आरएनए, वेस्ट नील वायरस आरएनए। तो आरएनए से अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी आरएनए को रिकॉग्नाइज इजीली नहीं कर पाती है। रिकॉग्नाइज करती है हमारी बॉडी प्रोटीन को मेनली।
आरएनए को रिकॉग्नाइज करने में, डिटेक्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। फिर उसके बाद वो प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, फिर उसमें भी टाइम लगता है। तो अगर सपोज़ कीजिए कन्वेंशनल वैक्सीन में जो हम वैक्सीन में वायरसेस हम यूज़ कर रहे हैं, तो वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। उस आरएनए को हमारी बॉडी डिटेक्ट करती है कन्वेंशनल वैक्सीन के अंदर। फिर जब वो आरएनए से वो डीएनए बनता है, और डीएनए से जब वो प्रोटीन बनता है, तब हमारी बॉडी प्रोटीन को डिटेक्ट करती है और फिर और ज़्यादा इम्यून सिस्टम डेवलप करती है। सेम ऐसा ही अगर जैसा हमने कन्वेंशनल वैक्सीन में हमने आरएनए की फॉर्म में वायरस डाले हैं, लेकिन रिकॉम्बिनेंट में क्या होगा, हम आरएनए की फॉर्म में वायरस नहीं डालते हैं, हम डायरेक्टली प्रोटीन ही अगर डाल लें। अब सपोज़ कीजिए पहले आरएनए होगा, फिर डीएनए होगा, फिर प्रोटीन बनेगा। ये तो एक लॉन्ग प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हमारी बॉडी हो सकता है ठीक से प्रोसेस रेस्पॉन्स ना दे, लेकिन अगर हमारी बॉडी डायरेक्टली प्रोटीन ही अगर डिटेक्ट कर ले, यानी हमारी बॉडी में वैक्सीन की फॉर्म में वायरस न डाल के प्रोटीन मेड बाय द वायरस डाल दिया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली वायरस को भी प्रोटीन ही बनाना है, तो हम वो प्रोटीन बाहर बना के डायरेक्टली बॉडी में अगर डाल दें प्रोटीन मेड बाय द वायरस, तो हमारी बॉडी बहुत ही जल्दी इमीडिएटली रेस्पॉन्स क्रिएट कर लेगी। वही है हमारी रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। यही मेन कॉन्सेप्ट है रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन के अंदर। तो सबसे पहले हमें जो वायरस लेता है, यानी आप बोल सकते हैं कि जो ये वाली जो फॉर्म है हम इसको कन्वेंशनल में यूज़ करते हैं, लेकिन इस फॉर्म में यानी आरडीएनए टेक्नोलॉजी में हम ये वाली फॉर्म यूज़ नहीं करते हैं। पहले हम आरएनए को कन्वर्ट करते हैं डीएनए के अंदर, लैब्स के अंदर करेंगे, और इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। स्टार्टिंग में हमने देखा था डीएनए से जब आरएनए बनता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पे आरएनए से डीएनए बन रहा है तो इसको बोलते हैं हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के बाद जब हमारे पास ये डीएनए प्रोड्यूस हो जाएगा, इस डीएनए को सपोज कीजिए ये वेस्ट नील वायरस का ये जो आरएनए है, अब हमने ये डीएनए बना लिया है, और इसके बाद जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है। इट इज़ जस्ट लाइक इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन। ओके, यस। तो ये वही सपोज कीजिए डीएनए हमने यहाँ पे ले लिया, इकोलाई, इन दोनों को दोबारा से ज्वाइन कर दिया जाएगा, इसके अंदर बॉडी के अंदर डाल दिया जाएगा। इसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन के बाद हम इनकी बॉडी के अंदर सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस करने के बाद इनके अंदर का प्रोटीन जो भी या फिर हमें बनाना है वो हम इसको बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कन्वेंशनल एंड रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन? In conventional vaccine, we directly use the virus whose genetic material is RNA. But in DNA vaccine, instead of using RNA, we are using the protein made by the RNA. Okay, so that our body detect these proteins very fast, and the process of immunization will also be very fast. नेक्स्ट देखते हैं कोरोना वायरस। कोरोना वायरस जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, आपने देखा ही होगा। तो कोरोना डिजीज़ इज़ एक्चुअली कोज्ड बाय द SARS-CoV-2। WHO के अकॉर्डिंगली जहाँ वायरस मिलता है वही उसका नाम होता है। यानी जैसे अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा वेस्ट नील वायरस, ये वेस्ट नील वायरस ये नील रिवर है, एक नाइल रिवर है, उसके पास सबसे पहले ऑब्जर्व हुआ था, इसलिए इसको वेस्ट नील वायरस बोलते हैं अफ्रीका के अंदर। ऐसे ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कोरोना को पहले चाइना वायरस बोला था, चाइनीज़ वायरस बोला था, तो वो टेक्निकली गलत नहीं था। WHO के नॉर्म्स ऐसे हैं कि जो वायरस जहाँ पे पहले ऑब्जर्व होगा उसका नाम वही पड़ेगा, क्योंकि इससे क्या होता है लोग अलर्ट हो जाते हैं कि ये डिज़ीज़ इस कंट्री में स्प्रेड है, तो वो अपना डिसीजन ले सकते हैं कि वहाँ जाएं या ना जाएं, इसलिए ये रखा गया। तो कोरोना वायरस जो कोरोना डिजीज़ है वो एक्चुअली में एक कैटेगरी है वायरस की जिसको हम बोलते हैं सार्स, सीवियर एक्यूट
रेस्पायरेटरी, सीवियर एक्यूट रेस्पायरेटरी, तो इस सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेस्पायरेटरी सिंड्रोम, तो उसी कैटेगरी का ये वायरस है सार्स कोव 2। तो सीवियर एक्यूट रेस्पायरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। तो सीवियर एक्यूट रेस्पायरेटरी का मतलब है यहाँ पे रेस्पिरेशन में मेनली प्रॉब्लम आती है और ये हमारे लंग्स पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। हमारी बॉडी में जब भी कोई एंटीजन एंटर करता है तो हमारी बॉडी इनिशियल लेवल पे, यानी एंटीबॉडीज से भी पहले हमारी बॉडी इनिशियल लेवल पे कुछ म्यूकस, कुछ लिक्विड, कुछ फ्लूइड प्रोड्यूस करती है इन ऑर्डर टू मेंटेन द डिस्टेंस विद दैट एंटीजन। यानी हमारी बॉडी और वो पर्टिकुलर एजेंट हमारी बॉडी पे डायरेक्ट अटैक ना कर पाए, इसलिए हमारी बॉडी कुछ फ्लूइड रिलीज़ करती है। उस फ्लूइड की वजह से उस एंटीजन और हमारी बॉडी के बीच में एक डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है। उस डिस्टेंस की वजह से वो वायरस या वो कोई भी एजेंट हमारी बॉडी में इजीली अंदर एंटर नहीं कर पाता है। ऐसा ही वायरस के केस में होता है कोरोना के केस में। जब भी ये कोरोना हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा फ्लूइड सीक्रेट करने लग जाती है हमारी लंग्स के अंदर। जैसा कि हमारा एक डिसीज़ होता है जो अब बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जो आप सभी मतलब बहुत ज़्यादा वेल नोन है डिजीज़, और बच्चों में ज़्यादातर देखने को मिलता है, जिसका नाम है निमोनिया। तो जो निमोनिया है इसमें भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, हमारी बॉडी के अंदर टिश्यू फ्लूइड्स निकल जाते हैं लंग्स के अंदर। ऐसे ही हमारी बॉडी जब बहुत ज़्यादा फ्लूइड निकाल देती है तो जो हमारे ऑक्सीजन एक्सचेंज है उसमें प्रॉब्लम होने लग जाती है। ठीक से हम इनहेल नहीं कर पाते हैं, एक्सहेल नहीं कर पाते हैं। इनहेल करने में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, एक्सहेल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है इस केसेस में। तो कोरोना वायरस, अब हम आजकल जो हम नई नई वैक्सीन्स नई जो निकाल रहे हैं, तो वर्ल्ड का साइंटिस्ट हैव एक्सेलरेटेड द क्लिनिकल ट्रायल प्रोसेस टू डेवलप अ सेफ एंड इफेक्टिव कोरोना वायरस प्रिवेंटिव वैक्सीन्स। तो ये कोरोना वायरस प्रिवेंटिव वैक्सीन है। प्रिवेंटिव, जैसा फर्स्ट स्लाइड में ही मैंने आपको बता दिया था, ये प्रिवेंटिव है, ये 100% क्योर माना जाता है, बट डिसीज़ से पहले हमें ये देना पड़ता है। तो पूरे वर्ल्ड में साइंटिस्ट लगे हुए हैं नए नए वैक्सीन्स निकालने में। तो इसमें जो वैक्सीन्स जो अभी निकाली जाएंगी वो है जैसे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, जैसा कि अभी हमने जस्ट लास्ट अभी RDNA टेक्नोलॉजी में देखा। नेक्स्ट इसके अंदर जो है आपका DNA जो है उसको हम देख रहे हैं, वेक्टर जो हम देख रहे हैं, लाइव एटीन्यूएटेड जो हमने अभी देखा, इनएक्टिवेटेड जो हमने देखा। इस तरह की वैक्सीन, ये कैंडिडेट्स हैं सारे जो पूरे वर्ल्ड में अलग अलग वैक्सीन्स बना रहे हैं। तो जो सारे कैंडिडेट्स हैं, कोई लाइव एटीन्यूएटेड बना रहा है, कोई रिकॉम्बिनेंट बना रहा है, कोई वायरल वेक्टर बना रहा है, कोई इनएक्टिवेटेड बना रहा है, कोई सब अलग अलग टाइप की वैक्सीन्स इसमें ट्राई कर रहे हैं। और दिल्ली के अंदर और US के अंदर एंटीबॉडीज़ भी हुआ। बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा, जब वायरस हमारी बॉडी में एंटर कर जाएगा तो हमारी बॉडी कुछ ना कुछ तो प्रोड्यूस करेगी। तो हमने वायरस के केस में आपको बताया कि वायरस के केस में एंटीबॉडीज़ तो प्रोड्यूस नहीं होता, बट इंटरफेरॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। तो इंटरफेरॉन्स आर नॉट सो इफेक्टिव, बट यस प्रोड्यूस तो होगा। इसलिए जैसे हम वैक्सीन यूज़ कर रहे हैं, वैक्सीन में भी हम ऐसे ही यही कर रहे हैं। वैक्सीन में हम अपनी बॉडी के अंदर वायरस डालते हैं ताकि हमारी बॉडी कुछ इम्यूनिटी डेवलप कर ले, ठीक है। एंटीबॉडीज़ में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो जब वायरस हमारी बॉडी में एंटर करेगा, हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगी, तो वही एंटीबॉडीज़ क्यों ना निकाल के हम दूसरी बॉडी में डाल दें, ठीक है। तो वैक्सीन बनाने से अच्छा है कि कहीं से एंटीबॉडीज़ दूसरी बॉडी से ले लिया जाए और बहुत सिंपल हो जाएगा और किसी दूसरी बॉडी में डाल दिया जाए। बट एंटीबॉडीज़ के अंदर क्या प्रॉब्लम आती है, एंटीबॉडीज़ ज़्यादातर केसेस में देखा गया, ऐसा अभी तक कोई प्रूवन नहीं है, बट ज़्यादातर केसेस में साइंटिफिक स्टडी की गई, ज़्यादातर केसेस में दे फाउंड दैट एंटीबॉडीज़, दैट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ आर इफेक्टिव इन देयर ऑन बॉडी, ओके यस। यानी खुद की बॉडी में एक्टिव रहेगा, खुद की बॉडी में वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा और इफ़ेक्टिव भी रहेगा। लेकिन जैसे ही उसकी बॉडी से, किसी पर्सन की बॉडी से एंटीबॉडीज़ दूसरी बॉडी में डाल दी जाती है, तो वो उसकी बॉडी में उस लेवल पे काम नहीं कर पाती है जितना वो अपने मतलब जो रियलिटी में जिससे वो एंटीबॉडीज़ ली गई थी उससे,
ओके, आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। कहीं पे अगर कुछ आपको डाउट हो तो एक बार इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। ट्राई किया है कि अच्छे से अच्छा हो सके, और इसमें थोड़ा और आप नए एग्जाम्पल्स देख सकते हैं जो हम नए नए RDNA टेक्नोलॉजी में बना रहे हैं। और जो अब न्यूज़ अगर आप देखेंगे तो उसमें टेक्निकल टर्म्स पे थोड़ा फोकस किया जाए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आगे दूसरे लेक्चर्स पे हम दूसरे टॉपिक्स को देखेंगे। ओके, थैंक यू।